नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम योग भी जीवन में। दर्शकों, मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे जीवन में, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे गिरता तापमान हमें सर्दियों का एहसास दिलवाता है और इस मौसम की जो कॉमन समस्या है वो है जोड़ों में दर्द और अकड़न। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए योग, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजेश कुमार रांगटा जी, जो कि योग शिक्षक हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, और इनके साथ योग प्रदर्शिका नेहा जी भी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए योग, तो हम देख रहे हैं कि ये जो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वैसे ही हमारे जोड़ों में दर्दें जो है वो उठना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या लक्षण रहते हैं? जी आदित्य जी, जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है वैसे वैसे हम सभी जो अपने परिवार के साथ इन छुट्टियों का आनंद लेने जो है अनेकों प्रकार के हम अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। जी, तो लेकिन वो सर्दी खुशहाल माहौल तो बनाती है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही एक कहर बन करके आती है जिन लोगों को ये सारी समस्या होती है। जैसा अभी आपने कहा, हड्डियों में दर्द का होना, जोड़ों में दर्द का होना, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ये बहुत दिक्कत भरा जो है एक समय होता है, एक चैलेंजिंग समय होता है। जैसे कि आपने कहा कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और किस प्रकार से ये होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जो अर्थराइटिस है, जो जोड़ों का जो दर्द है वो किस तरह से होता है। ये दो तरीके के होता है, एक ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, एक दूसरा जिसको कहते हैं उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस है वो उम्र के साथ होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये होता जाता है। आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं हैं 40 की उम्र के बाद ही उनको जो है वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। कई बार उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ घुटनों में ज़्यादा वजन पड़ जाता है, उसके कारण भी जो है ये दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो कई बार ये होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो उसके अपोजिट कार्य करना शुरू कर देता है। जो सेल्स है वो अपोजिट कार्य करना शुरू कर देते हैं, इसके कारण ही जो राइट सेल्स है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके कारण शरीर में सूजन आना, गठिया बन जाना, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो सर, इसके जो शुरुआती लक्षण है, क्या उसमें जैसे हमें ये लक्षण दिखाई दिए तो हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? जी, ये रोकथाम बहुत ही हम आसानी से कर सकते हैं। दो तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। तो आप इसको आने ही ना दें। एक तो सबसे पहले हम जब तक हमारे सामने दिक्कत ना आए तब तक हम अवेयर नहीं हो पाते हैं, इसलिए पहले ही हम अपने वेट को अंडर चेक रखें कि हम अगर वेट बढ़ रहा है तो उसको अंडर चेक रखें। अगर हो भी गया है तो योग अभ्यास, ऐसे अनेकों योग अभ्यास हैं जिनके कारण से हम इसको धीरे धीरे अंडर चेक रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यौगिक माध्यम से भी इसका हम जो है उपचार आसानी से निदान इसका कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कॉमन प्रॉब्लम हमारे पॉपुलेशन में आ गई है ओबेसिटी। छोटे बच्चे जो है वो ओबेसिटी का शिकार होना शुरू हो गए हैं। तो वो अपना वेट, जैसे अगर हमें पता चला कि हमारा बच्चा जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो गया है, तो हम किस तरह से उसको विद द हेल्प ऑफ योगा जो है वो कैसे उसका वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, या उसके खान पान को कैसे सुधार सकते हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आज के समय में हम बात करते हैं, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। तो उनको हम योग अभ्यास तो बताते हैं, लेकिन योग अभ्यास के साथ साथ वो जो भोजन है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। भोजन पे कंट्रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप योग अभ्यास करना इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली आपको देखना पड़ेगा। कोई चीज़ें ऐसी है जो योग के साथ साथ करनी पड़ेगी, कई चीज़ें ऐसी है आपको भोजन का आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से ओबेसिटी को आप कम कर पाएंगे। ओबेसिटी ही एक कारण है आपके घुटनों में पेन का। आप देखेंगे 40 की उम्र में ही लोग जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं। कई लोगों की तो इतनी दिक्कतें आ जाती है, अभी 40 की उम्र पार नहीं की तो उनके घुटने चेंज करने पड़ सकते हैं। इतनी खतरनाक जो बीमारी है वो ओबेसिटी की वजह से ही हो पाती है। तो यौगिक उपचार के माध्यम से और भोजन के माध्यम से दोनों के अगर हम चले तो इसको हम इजीली जो है अंडर चेक रख सकते हैं। सर, तो कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जिसके कारण हम अपने जोड़ों के दर्द से निदान पा सकते हैं? जी जी,
योग अभ्यास में 3 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। खास तौर पे हमने आज के कार्यक्रम के लिए एक पूरा पैकेज बनाया है जिससे कि यंग लोग भी कर पाए, बच्चे भी कर पाए, महिलाएं कर पाए, हमारे बुजुर्ग भी कर पाए। तो सबसे पहले हम गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दूसरा हम अपने शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा हमारे घुटनों के लिए। इस तरीके से हम इसको आज देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे अगर हम इनकी प्रैक्टिस लगातार करें तो हम जो है कि इससे निजात दिला सकते हैं। ठीक है सर। तो सर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर? जी, सबसे पहले हम अब देखें अर्थराइटिस है वो सबसे पहले हम आप देखेंगे आज जितनी सर्दी ज़्यादा बढ़ती जाती है सबसे पहले ये अटैक हमारे गर्दन पे कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जब चलते हैं तो गर्दन को शोल्डर को ऊपर करके चलना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहला अटैक हमारे गर्दन पे ही होता है, शोल्डर पे ही होता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए, गर्दन के लिए ये हम यौगिक अभ्यास आज शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले योग इंस्ट्रक्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखेंगे तो सबसे पहले हम करते हैं गर्दन के लिए, इसको हम कहेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन से पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में सबसे पहले हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 2 तरीके से हम करते हैं। क्लॉकवाइज जब हम करते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे क्लॉकवाइज करते करते आप धीरे धीरे जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे वैसे इसको धीरे धीरे रोटेट करते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सर्कुलेशन है हमारे शरीर का, हमारे गर्दन का, वो धीरे धीरे जो है सर्कुलेट होता जाएगा। जी अब जैसे नेहा अभी कर रही हैं तो इसमें धीरे धीरे जो सेल्स है, जो डैमेज सेल्स है वो रीअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे रीअपेयर होना शुरू हो जाते हैं रक्त संचार जो है हमारे गर्दन में लगातार ये बढ़ता जाता है। जी सर। ठीक ऐसे ही दूसरी ओर अपोजिट साइड से ये करते हैं। अपोजिट साइड से करते करते भी इसमें ठीक ऐसे ही जैसे हमें विपरीत दिशा में किया था इस दिशा में जब हम करेंगे तो धीरे धीरे इसमें भी जो है हमारी जो स्टिफनेस है धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है। जी सर। सर आजकल जैसे हम बहुत ज़्यादा समस्या देख रहे हैं कि लोगों को जो है वो बैक पेन होता है या नेक पेन होता है, तो वो किस रीज़न के कारण होता है? क्या ये यही रीज़न है कि हमारा जो सर्दियों के मौसम में या फिर मतलब हमारे खान पान का भी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल ठीक है आपने। एक तो हमारी जीवन शैली है। आप देखेंगे कई लोगों को ऑफिस में काम करना पड़ता है, पूरे पूरे दिन उनको कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, तो उनकी एक ही पोस्चर में लगातार बने रहना। अब सर्दियों में क्या होता है, हमारे हार्ट को डबल कार्य करना पड़ता है, ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है। अब एक जगह पे आप रह रहे हो, ऊपर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो उसके कारण भी थोड़ी सी अकड़न आ जाती है, खासतौर पे हमारे शोल्डर में, हमारे कंधों में आ जाती है। और दूसरा जैसे आपने कहा भोजन तो है ही है, हमें खासतौर पे ऐसे भोजन लेने हैं जो हमारे शरीर को और ठंडक प्रदान ना करे। जैसे कई बार हम दही खाना शुरू कर देते हैं सर्दियों में, मट्ठा पीना शुरू कर देते हैं, लस्सी पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे गर्म चीज़ें पेय पदार्थ हमने भोजन में शामिल करें जिनसे ये ना हो पाए, सर्दी के चांसेस कम हो। ऐसे सर अभी आपने हमें गर्दन की एक्सरसाइज बताई कि हमें अपनी गर्दन को जो है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना है जिससे हमारी सर्कुलेशन जो है वो मतलब बढ़ जाए। एंड सर सेकंड एक्सरसाइज क्या रहेगी सर इसमें? दूसरी एक्सरसाइज में शोल्डर रोटेशन के लिए। शोल्डर रोटेशन में सबसे पहले हम दोनों जो हाथ है कपनुमा आकार में उसको बना देते हैं और उसके बाद शोल्डर पे लगा देते हैं। शोल्डर पे लगाने के बाद दोनों कोहनियाँ सामने रख लेते हैं, बिल्कुल सामने रखेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते लेते जो है पीछे की ओर लेते जाते हैं। इसमें श्वासों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी कोहनियाँ पीछे जाएं श्वास लेते जाएंगे और पीछे जाते जाते श्वास लेते हैं और सामने आते आते श्वासों को हमने छोड़ते जाना है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, श्वासों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हम पीछे जाएं श्वासों को लेना है, सामने आते थे श्वासों को छोड़ना है। जब ये कॉम्बिनेशन बराबर बना रहे, क्योंकि ऑक्सीजन का जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो प्रॉपर छोड़ना है, जब इनहेल करना है तो प्रॉपर इनहेल करना है, तो दोनों चीज़ों का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब ये प्रॉपर इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। जी सर। एंड सर जैसे आपने बताया कि हमें जो है वो अपनी गर्दन से स्टार्ट करना है, फिर हमने शोल्डर से। सो सर अगर हम कोई अगर इसको रैंडमली कर रहा है, मतलब उसने गर्दन का नहीं किया शोल्डर का पहले कर लिया, तो उसका कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा? वैसे तो इसका इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना जिससे संभव हो पाए वो कर सकता है, लेकिन क्योंकि
आप देखेंगे सबसे पहला अटैक सर्दियों का हमारे गर्दन पे ही पड़ता है। जी बिल्कुल। तो गर्दन पे ही पड़ने के लिए इसका रीज़न ये है कि हम लगातार एक जगह पे रह रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ओके। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें नेक रोटेशन करनी है, उसके बाद हमें शोल्डर की ओर आना है। आप टॉप टू टो जा सकते हैं या टो टू आप टॉप जा सकते हैं, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप कहीं से भी धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं। जी सर। एंड सर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज? जी, उसके साथ साथ ही दूसरा है, हमने जैसे शोल्डर का अभ्यास कर दिया, जी। हम शोल्डर के साथ साथ हमारी जो भुजाएं हैं वो भी अकड़न शुरू हो जाती है हाँ उनमें। जी, जी। जी, तो उसमें भी रक्त का संचार बड़ा धीमा हो जाता है। इसके लिए दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, सामने रखते हैं। हाथों को स्ट्रेट रखते ही हमारी जो फेलेंजेस है, यानी जो हमारी जो उंगलियां हैं, उनमें भी अकड़न आ जाती है। जी बिल्कुल। उन अकड़न को ठीक करने के लिए, जैसे हम टेनिस की बॉल है हाथ में, मानो हमारे हाथ में टेनिस की बॉल है, उसको हमने प्रेस करना है, बिल्कुल टाइट रखना है हाथों को और धीरे धीरे प्रेस करते जाना उंगलियों को। जी। प्रेस करते करते आपको रिलीज करते जाना है। जैसे जैसे हम रिलीज करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, रक्त संचार बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी। जैसे जैसे रक्त संचार बढ़ेगा वैसे वैसे जो है अकड़न धीरे धीरे रिलीज होती जाएंगी। जी। और उसका ध्यान रखना है हमें, जब हम आप खींच रहे हैं तो प्रॉपरली आपको खींचना है और प्रॉपरली आपको उसको रिलीज करना है। अगर उसको प्रॉपरली ना करें तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर प्रॉपरली करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टॉप से लेके उंगलियों से लेके आपको शोल्डर तक उसका प्रेशर बढ़ता है, रक्त संचार बढ़ना शुरू हो जाते हैं और शरीर में गर्माहट आना शुरू हो जाती है। जी। तो सर जिनको ये सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है, अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा इसमें मतलब उनका अटैक ज़्यादा होता है, गर्दन उनकी स्टिफ हो जाती है, या फिर जो टीचर्स हैं जिनमें चेकिंग वर्क उनको तो सर जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं? सर्वाइक ये इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि सभी कर पाएंगे इसको। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको होता है उसको ज़्यादा आगे नहीं झुकना है। अच्छा, उसको जी आगे नहीं झुक के मैक्सिमम बाकी ये सारी जो सूक्ष्म क्रिया ये सभी इसको कर सकते हैं। जी। जो लोग ऐसे हैं उनके लिए एक और एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी है, वो लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को बराबर अपने शोल्डर के बराबर खोल देते हैं और शोल्डर को ऊपर की ओर खींचते हैं इनहेल करते हुए और छोड़ते हुए शोल्डर को नीचे की ओर लगातार श्वास लेना और छोड़ना, लगातार ऐसा करते हैं। इनहेल किया और छोड़ा। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लंग्स पे पड़ेगा। जैसे जैसे लंग्स पे पड़ेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारे अंदर जाएगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रिलीज हो जाएगी। जितना रिलीज होगी उतना ही हमें रिलैक्स फील होगा और जितना ज़्यादा इनहेल करेंगे उतना ही ज़्यादा रक्त संचार हमारा बढ़ता जाएगा और अकड़न है धीरे 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 कम होती जाएगी। जी सर। तो सर अब आप हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या बता रहे हैं कि हमें जोड़ों से के दर्द से कैसे निजात मिलेगी? फिर उसके बाद दूसरा जो एक अटैक रहता है, जैसे गर्दन पे रह गया, उसके बाद हमारे शोल्डर्स स्टिफ रह जाते हैं। उसके बाद आमतौर पर हमने देखा है कि ज़्यादा अटैक हमारा इन पे घुटनों पे पड़ जाता है। घुटनों पे इतना ये सीवियर कई बार हो जाता है कि इवन कि आप सोते सोते भी बहुत पेन हो जाता है। जी बिल्कुल। माताएं बहनें या फिर जिसका वेट ज़्यादा होता है वो कहराने लग जाते हैं। जी। उनके लिए सबसे अच्छा एक अभ्यास है, उसको कहते हैं उत्कटासन, यौगिक भाषा में आप कहें तो चेयर पोज। ओके। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप एक डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कंटिन्यूसली इसको आप रैपिडली कर सकते हैं। ओके। इसमें भी आप दोनों लेग्स को बराबर अपने शोल्डर के बराबर खोल लेते हैं और हाथों को कमर में रख लेते हैं और धीरे से नीचे बैठना, जैसे हम चेयर पे बैठ जाते हैं इतना बैठते हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं। जी। बैठना है और उठना है, ऐसा 10 से 15 बार ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जितना आप चाहें, जितना बॉडी अलाउ करती है। बच्चे इसको और ज़्यादा कर सकते हैं, यंगस्टर जो है वो और ज़्यादा कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग उसको धीरे धीरे 5 से 10 तक बढ़ाते हुए 15-20 तक कर सकते हैं। जी। लगातार ऐसे करते करते आप देखेंगे धीरे धीरे वेट भी इसको, या तो वेट को गेन करने का इसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे अगर करें इसको स्टे करके अगर करें तो इससे रिलीज होता जाएगा, वेट भी इससे धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। जी बिल्कुल। सर जिनकी अभी सर्जरीज हुई हो, ठीक है, तो वो इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं? सर्जरी में आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि समय कितना हुआ है। अगर मान ले किसी का अभी ही हाल ही में हफ्ता 10 दिन 1 महीना पहले हुआ तो उनको थोड़ा सा इसमें रुकना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आपकी सर्जरी 6 महीना हो गए हों, साल भर हो गए हो, तो धीरे धीरे करके ये सारी सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे कर सकते हैं। कम से कम 4 से 5 महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सर ये क्या सारे एज ग्रुप वाले लोग जो हैं वो इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं? जी, सारे एज ग्रुप वाले इसको कर सकते हैं। अगर आप देखें
क्षमता के अनुसार ये करना है। जैसे अभी हमने कहा उत्कर्ष जो आसन है, जो यंगस्टर है उसको ज़्यादा तीव्रता से कर सकते हैं। जो 60 साल के हैं, 70 साल के, वो धीरे धीरे करें। इसको ध्यान रखना है, श्वासों का इसमें बहुत तारतम्य के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो धीरे धीरे करें, माताएं बहनें बिल्कुल धीरे करें। जो यंग है उसको आसानी से रिदमेटिकली कर सकते हैं, फ्लो में कर सकते हैं। जी, तो सर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी सर? उसके साथ साथ ही अगली एक्सरसाइज है, आप पीठ के बल लेट जाएं। एक बार पीठ के बल लेटने के बाद जो है लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। लेग्स को स्ट्रेट करने के बाद सामने स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे लेग्स को उठाना है 90 डिग्री पे। और जैसे साइकिलिंग करते हैं, एक तो साइकिलिंग जल्दी जल्दी करते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। दोनों लेग्स एक साथ उठाते हैं और एक साथ जो है सामने से नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। पहले इसको क्लॉकवाइज करते हैं धीरे धीरे, और वैसे ही धीरे धीरे करके एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो कूल्हे हैं उनकी जो स्टिफनेस है वो रिमूव हो जाएगी। मेन चीज़ अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में यही है कि हमारी जो जीवन शैली है उतनी स्टिफ हो गई है, इतनी रुक गई है कि हमें मौका ही नहीं मिलता है, ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता है वर्कआउट करने का। तो ये चांस देता है हमें कि हम अपने जोड़ों को थोड़ा सा मूवमेंट दें। तो क्लॉकवाइज करते हैं, वैसे ठीक एंटी क्लॉकवाइज भी इसको हमें करना होता है। तो सर ये जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का जो कंसेप्ट है वो क्या है सर? हमें जो मतलब हम ये नहीं कर सकते कि क्लॉकवाइज ही किया सारी एक्सरसाइज, फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज वो क्यों करनी पड़ती है सर? देखिए, जीवन में हमें सामंजस्य बनाना है, तो योग में भी यही है। कई बार हम क्या करते हैं कि एक और तो हम झुक लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप ताड़ासन कर रहे हैं, दोनों हाथों को ऊपर करके एक और आप अपना बैलेंस बना देते हैं, फिर दूसरी ओर नहीं करते, तो उसमें सुधार की वजह डिफॉर्मिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उनको बैलेंस बनाने के लिए आपको दोनों ओर से करना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक साइड किया तो आपको ठीक उसके अपोजिट साइड भी इसको करना है, ताकि इसका कॉम्बिनेशन बना रहे। तो सर ये एक्सरसाइज हमें कब करनी चाहिए, मतलब बेस्ट टाइम जो है वो इन एक्सरसाइज का क्या रहता है? क्योंकि आजकल हमारी जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है, हमें टाइम नहीं मिलता। तो जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे योग गुरु होते हैं वो सारी एक्सरसाइजेस जो है वो अर्ली मॉर्निंग में परफॉर्म करते हैं। तो अगर जिनको अर्ली मॉर्निंग में टाइम ना लगे तो वो क्या इवनिंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को? जी, वैसे तो जैसे आपने कहा, ठीक ही कहा, जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग टाइम ही होता है योग अभ्यास करने के। लेकिन आज के समय में वो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं समय को। टाइमिंग अलग अलग हो जाती है कई लोगों की, किसी को मॉर्निंग शिफ्ट जाना है, किसी को इवनिंग शिफ्ट जाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको जब समय मिले, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, जब आपको मौका मिले उसी समय आप योग अभ्यास कर सकते हैं। वैसे भी जो सूक्ष्म व्यायाम है ये आप कभी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना, मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, ऐसा नहीं है। आपको आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको अगर समय मिला है 1 से 2 मिला है तो 15 या 20 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर लें। तो जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं। अगर आप आइडल टाइम की करते हैं बात, तो आप मॉर्निंग टाइम में इसका जो है उपयुक्त समय है। तो सर जैसे आपने भी जिक्र किया कि हम इवनिंग में भी कर सकते हैं, या ऑफिस आवर्स में अगर हमारे पास 1 आवर के कहीं ब्रेक है तो हम उसमें कर सकते हैं। तो क्या सर ये खाना खाने के बाद कितने टाइम के बाद हमें ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? जो भोजन अगर आपने किया है तो उसके ठीक 3 घंटे, कम से कम 1 प्रहर रुकना है, मतलब 3 घंटे रुकना है। उसके बाद जो डाइजेशन है वो पूरा डाइजेशन की ओर जो है इम्प्रूव, डाइजेशन की ओर जो है वो चल पड़े, उसके बाद ही हमें ये करना है। यानी कम से कम 3 घंटे तो इसमें रुकना ही है, उसके बाद हम कर सकते हैं योग अभ्यास। तो सर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी सर इसमें? इसके साथ साथ कुछ एक प्राणायाम है। प्राणायाम की जो अभ्यास है वो भी अगर करें तो इसमें अर्थराइटिस में, जोड़ के दर्द में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम में सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले हम कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या फिर कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर है, लोटस पोज में आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, आपका माथा, कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। और केवल आपको क्या करना है, श्वास को लेना है और छोड़ना है। कंटिन्यूसली ऐसा करना है। जैसे भस्त्र होता है, जैसे आपने देखा होगा लोहार की धौंकनी जैसे लगातार वो छोड़ती रहती है, ऑक्सीजन को छोड़ती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती रहती है, वैसे ही इसमें भी है। इनहेल करना और एक्सहेल करना, कंटिन्यूसली ऐसा करना है। इससे हमारे टाइम तक कितने मिनट्स ये एक्सरसाइज करनी है हमें? जितनी आपकी क्षमता हो। अगर 1 मिनट आप लगातार करें, आप देखेंगे 1 मिनट अगर आपने कर लिए तो आपके शरीर से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। 1 मिनट भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। फिर उसमें गैप देना, यानी 1 मिनट किया तो आधा मिनट गैप दिया, फिर से 1 मिनट किया, आधा मिनट गैप दिया। तो ऐसे करते करते 5 से 6 राउंड ऐसा आप कर सकते हैं। जी,
सर आजकल हम देख रहे हैं कि ना केवल हमें जोड़ों की दर्द की समस्या नहीं आ रही, जैसे हम डे बाय डे देख रहे हैं कि हमारे कोविड के जो केसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम अपने कोविड ये जो केसेस हैं या कोविड से बचने के लिए हम कौन कौन से ऐसे प्राणायाम या आसन कर सकते हैं? क्योंकि कोविड का सर क्या करता है कि कोविड जो है वो हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। जी। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस कोविड से? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज के समय में देखिए कोविड का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल। अभी 2-3 साल पहले भी बहुत ही ये भयानक लेवल पे चल पड़ा था। उस समय भी लोगों में योग के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई थी। बहुत ज़्यादा। कोविड में क्या होता है कि जो कोविड का संक्रमण है वो सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को अटैक कर लेता है। जी। लंग्स में इतना कफ भर जाता है कि हमें इनहेल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों की नोस्ट्रल को बंद कर देता है और दिक्कत यहाँ तक आ जाती है कि हमारे मुख खुल जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर 6 महीने तक व्यक्ति का मुख खुल जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है बहुत ही खतरा बढ़ जाता है, मृत्यु की ओर बढ़ता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हमारे लंग्स है। जैसे जैसे हम इनहेल करते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन हमारे लोअर लंग्स में जाती है। लोअर लंग्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और जो कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाती है। और धीरे धीरे प्राणायाम क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, एक एक ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो प्राणायाम इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक अभी हमने जो भस्त्रिका प्राणायाम किया, इसी का भस्त्रिका प्राणायाम का एक दूसरा वेरिएशन है। उसमें दोनों हाथों को हम ऊपर को उठा देते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पावरफुल तरीके से उसको वापस ले आना है, नीचे की ओर ले आना होता है। इनहेल किया और श्वास छोड़ते ही नीचे ले आना है। इस तरह लगातार करते करते जो है हमारे लंग्स, एक तो उसमें क्षमता आ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे हम इसको लगातार करें तो हमारे अंदर जो सेल्स और टिश्यूज़ है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। जी सर बिल्कुल। सर आजकल एक और चीज़ है कि लोग जो है वो ये जो जितने भी योगासन हैं या जितने भी प्राणायाम हैं वो हम टीवी पे, अक्सर हम भी टीवी ऑन करके हम देखते हैं। तो सर क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए या फिर हमें किसी के इंस्ट्रक्टर के अंडर द गाइडेंस ऑफ समबडी ही हमें ये सारे योगासन और योगाभ्यास जो है वो करनी चाहिए? कहते हैं कि एक गुरु के अंडर रहकर ही एक एक अभ्यास होना चाहिए। वैसे तो टीवी में देख के हम करना शुरू कर देते हैं, उससे होता क्या है कि जनरली अगर एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको करनी है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो आपको किसी के सुपरविजन में आपको करना चाहिए। होता क्या है कि 1 इंच भी आपको कहाँ पे इनहेल करना है, कहाँ पे आपको एक्सेल करना है, कहाँ पे आपको ट्विस्ट करना है, कहाँ पे आपको प्रेशर डालना है, वो सारी चीज़ें आपको कोई एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट गुरु के सामने, एक टीचर के सामने अगर करें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जी। तो सर और कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनसे हम अपने लंग्स को जो है वो बचा सकते हैं, हमारे लंग्स जो है वो हेल्दी रहें? इसके साथ साथ एक प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। नाम से ही पता चल रहा है सूर्य भेदी, सूरज को भी भेदने वाला प्राणायाम। जो हमारी राइट नोस्ट्रल रहती है, आयुर्वेद कहता है राइट नोस्ट्रल रिप्रेजेंट करती है हमारे सन को, जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे मून को। तो हमेशा आप देखेंगे जो राइट पार्ट ऑफ बॉडी है वो हमेशा गर्म रहता है और लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी वो हमेशा ठंडा रहता है। तो बेसिकली प्राणायाम को जो लक्ष्य है वो दोनों को कॉम्बिनेशन में रखना है, बैलेंस्ड रखना है। तो जो ये प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, ये हमारे शरीर को गर्म कर लेता है। खासतौर पे सर्दियों की बात कर रहे हैं तो इसमें तो वैसे भी बहुत ठंड रहती है। तो लगातार अगर हम राइट नोस्ट्रल से इनहेल करें और लगातार लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ें तो इससे आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में ही हमारे शरीर में नई ऊर्जा आती है। मतलब आपने जैसे राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल किया, फिर हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल नहीं करना? नहीं, उसमें नहीं करना है। हमें राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लगातार ऐसे ही करना है, क्योंकि हमें एक्टिवेट करना है अपना सूर्य नोस्ट्रल। इसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी मतलब सूर्य नोस्ट्रल को, उसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही एक्टिवेट होगी वैसे ही हमारा पूरा शरीर भी गर्म हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर कहीं कोई बच्चे को इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर पढ़ाई इत्यादि करना है, पूजा पाठ करना है, उस समय कहते हैं कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल फ्री होनी चाहिए। अगर कोई आपको ऐसे शारीरिक जो जिसमें बल लगता है, अगर ऐसे कार्य करने हो तो आपकी राइट नोस्ट्रल फ्री होनी चाहिए, यानी शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए जितने भी स्पोर्ट्समैन आप देखेंगे उनको सबके सब जो राइट नोस्ट्रल है वो ज़्यादा फ्री होती है। क्यों? क्योंकि उसे फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आपके ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में रहती है।
इसका ये जी। कॉन्सेप्ट अगर समझे तो निश्चित रूप से हम सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो कौन सा रहेगा? उसी के साथ साथ आप एक बहुत ही प्रचलित प्राणायाम भी उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कपालभाति। वास्तव में कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है, लेकिन आज के समय में कई एक्सपर्ट उसको प्राणायाम भी कह लेते हैं। तो नाम में क्या रखा है, ऐसा शेक्सपियर भी कहते हैं। तो हमें किससे बेनिफिट मिलता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कपालभाति का जो तरीका है उसमें लगातार आप श्वास बाहर छोड़ना है, फोर्सफुली आपको बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ते छोड़ते आपका पेट जो है नाभि से अंदर की ओर जाएगा। जैसे अंदर की ओर जाएगा उसी पे आपको कंसंट्रेट करना है, आपकी नाभि पे और आपके माथे पे। जैसे कहा भी गया है कपाल भाति, कपाल को भाति देने वाला, चमक देने वाला। तो लगातार जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे हमारी बढ़ती जाएगी। जी सर। तो सर ये कितने टाइम करना है, जो मतलब अगर बिगनर्स हैं उनको कितने टाइम जो है ये क्रिया जो है वो करनी चाहिए? कपालभाति की जो प्रक्रिया है लगातार आप 5 मिनट करें, उसके बाद आप गैप दें। उसके बाद फिर से आप इसको 5 मिनट करें, ऐसा फिर से गैप दें। ऐसा ये पैकेज आप 3 से 4 बार ऐसा कर सकते हैं। तो सर वो गैप क्यों देना है सर? ताकि हम एनर्जी दोबारा से वो करें, जी, स्टोर करें। अभी आप देखेंगे अगर लगातार आप करते थोड़ी थकान हो जाती है जी। उस थकान को ही रीगेन करने के लिए, जिसे थकान होगी उसको रीगेन करने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद फिर से आप नई एनर्जी के साथ करेंगे। तो थोड़ा सा गैप दें, जितनी क्षमता है। हो सकता है आपकी क्षमता ये है कि 5 मिनट तक आप उतनी थकान ना हो, तो यू कैन एक्सटेंड दैट अप टू 10 मिनट्स। अदरवाइज आप 5 मिनट करें और थोड़ा सा गैप। तो सर जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं या जिनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है उनको कितनी टाइम्स जो है ये वाली कपालभाति वाली जो क्रिया है वो करनी चाहिए? समय वही रहेगा, लेकिन आप देखना ये है कि आपको अगर आपकी एज ज़्यादा है, इसके साथ साथ कोई और दिक्कत भी है आपको, मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको धीमा आपने करना है, आपने धीमा करना है, उसकी गति को धीमा रखना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आपको बढ़ाना है। श्री राजेश कुमार जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि हमें किस तरह से योग की हर एक प्रक्रिया को अंडर द गाइडेंस, मतलब हमें अपने गुरु के गाइडेंस में करना है और कैसे परफॉर्म करना है। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।